जब निहाल नव्या से ये पूछता है कि वो जो उसकी मदद कर रहा है तो बदले में उसे क्या मिलेगा, इस पर नव्या उससे कहती है कि जो तुम चाहो वो मिल सकता है। इस पर निहाल ने हंसते हुए कहा, नव्या तुम ढोकला अच्छा बनाती हो ना, तो मेरे लिए वही बना देना। ये सुनकर नव्या ने एक राहत की सांस लेकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल निहाल जी, जब आप कहेंगे मैं आपको ढोकला बनाकर खिला दूंगी। और फिर निहाल ने नव्या की हुड की कैप उसके सिर पर लगाई और कहा, देखो अब हम चुपचाप बिना किसी आवाज के बाहर चलते हैं। अगर कोई तुम्हें देखेगा तो मेरे पीछे छुप जाना। ये सुनकर नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर निहाल नव्या को लेकर उसे सबसे छुपाते हुए कार तक ले आया और फिर उसे कार में बिठाकर ड्राइव करते हुए प्रताप हाउस की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ जब नील की आंख खुली तो उसने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फिर अचानक अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके ऊपर अवनी लेटी हुई है। ये देखकर नील ने बड़े प्यार से अवनी के चेहरे पर आए बालों को हटाकर अवनी के गाल पर प्यार से एक किस कर लिया। लेकिन तभी अगले ही पल नील को रात की सारी बातें याद आ गई और फिर वो सब याद आते ही नील ने अवनी को जल्दी से अपनी साइड में लिटाया और अपनी नजर फर्श पर घुमाई जहां अवनी और नील के कपड़े फैले हुए थे। नील ने थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाकर देखा तो अवनी बिना कपड़ों के लेटे हुए थी। ये सब देखकर तो नील हैरान हो गया। फिर कुछ सोचकर नील ने अवनी को जगाने की कोशिश की। नील ने कहा, अवनी अवनी उठो। लेकिन अवनी को कोई होश नहीं था। ये देखकर नील जल्दी से उठा और फिर उसने अपना लोअर पहना और एक गिलास पानी लाकर अवनी के चेहरे पर छिड़कने लगा। लेकिन अवनी होश में नहीं आई। नील की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। डर के मारे नील का पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। घबराहट के मारे नील की तो सांसें भी अटक रही थी। नील लगातार अवनी के गालों को थपथपा रहा था और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मार रहा था, लेकिन अवनी को होश नहीं आया। ये देखकर नील ने अपने डर को कंट्रोल करते हुए फिर से कहा, अवनी उठ जाओ, एक बार अवनी उठ जाओ, प्लीज अवनी अपने नील को माफ कर दो, एक बार आंखें खोल लो, अवनी प्लीज उठ जाओ। नील के ऐसा कहने से फिर अवनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर अवनी के मुंह से निकला, बस नील मुझे दर्द हो रहा है, मत करो ऐसा। अवनी के मुंह से ये सब सुनकर नील की आंखों में आंसू आ गए। उसने अवनी को कसकर गले लगा लिया और फिर नील ने अवनी को गोद में उठाया और बाथरूम में ले गया। फिर नील ने अवनी को बाथटब में लिटा दिया ताकि अवनी होश में आ सके। नील ने देखा अवनी के पूरे शरीर पर खरोचों के निशान हैं और लव बाइट के भी, जिसे देखकर नील की आंखें भी भर आई। नील ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अवनी को ठीक से साफ करके बाथरोब पहनाकर रूम में ले आया। फिर नील ने अवनी के निशान पर दवाई लगाई और उसे एक प्लाजो टी शर्ट पहना दिया। नील ने अवनी को बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर खुद फ्रेश होकर आ गया। अवनी नील से बात नहीं कर रही थी और ना नील अवनी से। दोनों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अवनी अब काफी हद तक रिलैक्स फील कर रही थी। फिर नील ने अवनी को गोद में उठाया और बालकनी में ले आया। नील अवनी को गोद में ही बिठाकर उसका सिर सहलाने लगा और फिर थोड़ी देर में एक वेटर खाना लेकर आ गया। नील ने अपने हाथों से अवनी को वो खाना खिलाया, पर अवनी ने बेमन से ही थोड़ा बहुत खाया। 20 मिनट नील की गोद में बैठने के बाद अवनी ने कहा, मुझे सोना है। नील ने अवनी के सिर को सहलाते हुए कहा, तो यहीं सो जाओ। नील के ऐसा कहने से वो धीरे धीरे नील के कंधे पर ही अपना सिर रखकर नील की गोद में ही सो गई। आज नील का मन नहीं था कि वो अवनी को छोड़कर कहीं जाए। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए नील को बहुत पछतावा हो रहा था और उसके अंदर अवनी से माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। नील ने तो कभी सपने में भी अवनी के साथ कुछ नहीं किया था जितना उसने कल रात को हकीकत में कर दिया था, जिससे नील को अब खुद पर बहुत शर्म और घिन आ रही थी। थोड़ी देर में अवनी की नींद टूट गई। अवनी ने नील की तरफ देखकर कहा, नील मुझे घर जाना है। इस पर नील ने अवनी के माथे को किस करके कहा, हाँ अवनी, काफी टाइम हो गया, चलो घर चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों होटल से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में आए और फिर गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल दिए। आज दोनों के बीच एक खामोशी सी थी। अवनी जो हमेशा नील के सामने बड़बड़ करती रहती थी, आज उसने नील को देखकर एक शब्द भी नहीं कहा था। करीब 1 घंटे के सफर के बाद अवनी बोली, मुझे दादी के पास जाना है। नील ने कहा, तुम फार्म हाउस चलो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। अवनी ने कहा, नहीं, मुझे दादी के पास ही जाना है। नील ने अवनी को माफी मांगने के लहजे में कहा, अवनी तुम मुझे चाहे जितना भी पनिश कर लो, मैं मना नहीं करूंगा। अगर तुम कहोगी कि नील खुद की जान ले लो तो मैं खुद की जान भी ले लूंगा, लेकिन मुझसे ऐसे नाराज मत रहो, मुझसे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होगी। और ये कहते हुए इस बार नील की आंखों में हल्के से आंसू भी आ गए। नील आगे बोला, अवनी तुम जानती हो कि मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा, मर जाऊंगा अवनी, सच कहता हूँ अवनी, सपने में भी तुम्हारे साथ इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझे बचपन से जानती हो, मैं वैसा नहीं हूँ।
मुझे खुद नहीं पता कि कल रात मुझसे ये सब कैसे हो गया। माफी के लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम प्लीज ऐसे मुझसे नाराज मत रहो। इस पर अवनी ने धीरे से कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ी टाइम के लिए आपसे दूर रहना चाहती हूँ। प्लीज नील, मुझे दादी के पास छोड़ दो। जब मैं थोड़ा ठीक फील करूंगी तब मैं खुद आपसे बात करूंगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैं आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। अवनी की बात सुनकर नील ने गाड़ी साइड में लगा ली और कसकर अवनी को गले लगा लिया। नील की आंखों में आंसू थे जो कंट्रोल करने पर भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे। अवनी ने नील के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं समझती हूँ आप होश में नहीं थे, वरना आप ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करते। मुझसे ज्यादा आपको कौन जानता है, आप तो सपने में भी मेरे करीब नहीं आते। नील ने नम आंखों से कहा, मैं बहुत बुरा हूँ, कल जानवर बन गया था, पता नहीं तुमने मुझे कैसे झेला होगा। इस पर अवनी ने नील को समझाते हुए कहा, बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, अब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। नील ने हैरानी से कहा, अवनी तुम अब भी मेरे जैसे घटिया इंसान के साथ फ्यूचर देख रही हो? अवनी ने फिर से नील की टी शर्ट को नीचे किया और अपने चेहरे को नील की गर्दन के पास ले गई। अवनी ने कहा, हाँ, क्योंकि अब इस खुशबू पर सिर्फ मेरा हक है, और ये हक आपने मुझे दिया है, और आपकी यही पनिशमेंट है कि अब आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अवनी की बात सुनकर नील ने नम आंखों से अवनी का चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और अपने होठ अवनी के होठों पर रख दिए, और फिर एक डीप किस के बाद नील ने अवनी को गले लगा लिया और फिर नील ने गाड़ी को प्रताप हाउस की तरफ मोड़ दिया। वहीं फार्म हाउस में रुद्र अभी बालकनी में सो रहा था और धूप सर पर चढ़ गई थी, लेकिन रुद्र की नींद अभी भी नहीं खुली थी। तभी किट्टू फ्रेश होकर रुद्र के पास गई और फिर उसने शरारत से अपने गीले बाल रुद्र के फेस पर लगा दिए, जिससे रुद्र करवट लेकर दूसरी तरफ सो गया। और ये देखकर किट्टू को हंसी आ गई। किट्टू फिर से अपना चेहरा रुद्र के चेहरे के पास ले गई और फिर से उसके गीले बालों से टपकता हुआ पानी रुद्र के फेस पर गिरने लगा, जिससे रुद्र की नींद टूट गई। रुद्र ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके सामने किट्टू का खूबसूरत सा चेहरा था, और फिर रुद्र को ना जाने क्यों किट्टू को देखकर इतना गुस्सा आया कि वो झट से बैठ गया और किट्टू पर चिल्लाकर बोला, क्या बदतमीजी है, सारी तमीज भूल गई हो या तुम्हें मुझसे अब डर नहीं लगता? और फिर रुद्र ने उससे आगे कहा, मैंने तुमसे 2 बार प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई। अपनी औकात भूल गई हो या दोबारा से याद दिलाऊं कि तुम इस घर में नौकरानी के अलावा और कुछ भी नहीं हो? और ये जो तुम्हारे दिमाग में फितूर भर गया है ना कि तुम मेरी बीवी बन जाओगी, तो सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम जैसी लड़की को कभी अपना लूंगा। इतना कहकर रुद्र किट्टू के कमरे से चला गया। किट्टू रुद्र को जाते हुए देख रही थी। किट्टू को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर भी किट्टू ने खुद को मन में समझा लिया, शायद रुद्र जी किसी चीज को लेकर परेशान है, इसीलिए उन्हें गुस्सा आ गया। और ये कहकर किट्टू ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप किचन में चली गई। आज फार्म हाउस में किट्टू और रुद्र के सिवा कोई नहीं था। किट्टू ने रुद्र के लिए लंच बनाया और फिर किट्टू रुद्र को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई तो रुद्र लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। किट्टू ने इशारों में कहा, रुद्र जी खाना खा लीजिए। रुद्र ने बहुत गुस्से में किट्टू को देखकर कहा, भूख नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अब जाओ यहाँ से और वापस मत आना। किट्टू उदास होकर रुद्र के कमरे से आ गई। किट्टू ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था और रुद्र की डांटने की वजह से किट्टू ने अब भी कुछ नहीं खाया। किट्टू डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और बैठे बैठे वहीं सो गई। प्रताप हाउस। निहाल नव्या को छोड़कर वापस आ रहा था और नील अवनी को लेकर जा रहा था। तभी तीनों आपस में गार्डन में टकरा गए। निहाल ने अवनी और नील को देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ? अवनी ने निहाल की बातों का जवाब नहीं दिया और वो सीधा घर के अंदर चली गई। निहाल ने नील से कहा, अवनी को क्या हुआ, ऐसे क्यों चली गई? तेरे और इसके बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? ये कनाडा जाने के लिए तो नहीं कह रही? नील ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे बता दूंगा क्या हुआ है, पहले ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? निहाल ने कहा, कुछ नहीं यार, दादी से मिलने आया था पर दादी घर पर नहीं है। नील ने कहा, चल ना फिर अंदर बैठते हैं। और फिर नील और निहाल दोनों अंदर आ गए। वहीं अवनी अपने कमरे में चली गई और नव्या सीढ़ियों के पास खड़ी थी। नव्या ने जब नील को देखा तो वो भागकर नीचे आई। निहाल को लगा कि वो उसके लिए भागकर आ रही है, इसलिए निहाल धीरे धीरे अपनी बाहें खोलने लगा, पर वो पूरी तरह अपनी बाहें खोलता उससे पहले ही नव्या भागकर नील के गले लग गई। ये देखकर निहाल ने अपनी खुली हुई बाहें दोबारा से चुपचाप बंद कर दी और फिर निहाल ने अपने मन ही मन में कहा, मैं कुछ ज्यादा ही कार्तिक आर्यन बन रहा हूँ। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए लंच कर रहे थे, पर अवनी लंच नहीं करना चाहती थी, लेकिन निहाल के बहुत ज्यादा कहने पर अवनी भी डाइनिंग टेबल पर आ गई। सब खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में दादी भी आ गई। दादी ने नील निहाल को देखा तो वो खुश हो गई। निहाल नील दोनों उठे और दादी के पैर छुए। दादी ने दोनों को गले लगाकर कहा, जब से किट्टू वहां गई है तुम लोगों ने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया। एक वो रुद्र,
उससे तो बात किए हुए भी कितने ही महीने हो गए। पता नहीं किट्टू को कैसे रखता है। मन करता है एक बार फार्म हाउस चली जाऊं और देख आऊं कि कैसे रहते हैं वो दोनों। कहीं उसने किट्टू को बहुत ज्यादा परेशान करके तो नहीं रखा है। दादी की बात सुनकर नील और निहाल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दादी की बात सुनकर शुभ बोला, हाँ हाँ दादी, एक बार जाकर देखा, ऐसा ना हो रुद्र भैया ने किट्टू भाभी का जीना हराम कर रखा हो। नील ने शुभ के सिर पर मारकर कहा, खाना खाने पर ध्यान दे, बड़ों की बात पे छोटे नहीं बोलते, आया बड़ा बोलने वाला। नील ने फिर दादी को समझाते हुए कहा, दादी सब ठीक है, इतनी टेंशन क्यों पालती हो, चलो अब हम आए हैं तो हमारे साथ खाना खा लो। दादी भी उन सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी। क्या नव्या कभी समझ पाएगी निहाल का एक तरफा प्यार? और क्या रुद्र किट्टू के बीच की दूरी खत्म होगी? क्या कभी दादी को रुद्र की हरकतों का पता चलेगा? जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।